हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था और हमने इसके मुख्य पूर्णांक के बारे में भी हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कोणांक क्या होगा। जैसे मान लीजिए कार्तीय रूप में हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्तीय रूप में मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, सपोज 1 + 1 - आयोटा। ठीक है, क्या दे दिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - आयोटा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि इसको आप इस ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कीजिए, है ना, पोलर फॉर्म लिखिए इसकी। तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि r की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। r की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, r की वैल्यू है हमारे पास x² + y²। r की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, x² + y²। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो z बराबर हमारे पास r हो गया, r की वैल्यू है मॉड्यूलस x² + y²। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वी कैन राइट r इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 1, तो 1 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, -1, तो -1 का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ r इज 1 + 1 इज इक्वल टू √2। ओके स्टूडेंट्स, तो r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें निकालना है थीटा। अब हमें क्या निकालना है, मुख्य कोणांक का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, दूसरे स्टेप में किसी भी क्वेश्चन को कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हम 2 स्टेप काम में लेंगे। पहला स्टेप तो हमारा ये होगा कि हम क्या करेंगे, उसका मापांक निकालेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे कि हमारा जो थीटा है वो कितना है, मतलब मुख्य कोणांक का मान कितना है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, कौन सा क्वाड्रेंट में हमारे पास, ये प्लस है, ये प्लस का 1 है और x की वैल्यू प्लस के 1 और y की वैल्यू माइनस का 1, जो कि कौन से क्वाड्रेंट में है भाई हमारे पास, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यानी कि जो कि चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, विच लाई इन 4th क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो what is the value of principal value of argument? आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी 4th क्वाड्रेंट में। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर इसके अंदर है तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू थीटा ही रहेगी, अगर इसके अंदर है तो पाई माइनस थीटा रहेगी। अब आप है ना इसके जस्ट नीचे आ जाइए, तो इस पर नेगेटिव ऑपरेट कर दीजिए और इस पर भी क्या ऑपरेट कर दीजिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑपरेट कर दीजिए। तो ये हमारे पास इसके क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमको पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ये, और y की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से कौन से क्वाड्रेंट में भाई हमारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में, मतलब 4th क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, 1, -1 है। अब इसका क्या निकालना है, हमें मुख्य कोणांक निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मुख्य कोणांक होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यानी कि मुख्य कोणांक। मुख्य कोणांक क्या होता है, मुख्य कोणांक क्या होता है भाई हमारे पास, पाई माइनस, सॉरी नॉट पाई माइनस, in this quadrant the value of the principal value of argument is -θ, so we can write -θ क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x होता है। ठीक है, जो थीटा होता है हमारे पास वो क्या होता है, tan इनवर्स y/x होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये tan इनवर्स y/x कैसे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, -tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा -tan इनवर्स, और ये कितना हो गया 1, और tan इनवर्स कितना होता है, π/4। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के π/4 है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि z बराबर क्या होता है, r cos थीटा + आयोटा sin थीटा।
सो वी कैन राइट आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास π/4 विद नेगेटिव आयोटा sin थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -π/4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ √2 और cos π/4 वापस से cos π/4 हो जाएगा, है ना, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है cos के ऊपर, तो आयोटा और ये हो जाएगा आपका माइनस का आयोटा sin π/4। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड अ polar form of a complex number which is given to the Cartesian form। ओके स्टूडेंट, जो हमें किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अब देखिए तो ये जो नंबर है हमारा किस फॉर्म में आ चुका है, विच इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये पोलर फॉर्म है जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसकी। इसी तरह से आप अलग अलग क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में आपको कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि -√3 प्लस आयोटा, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी -√3 प्लस आयोटा के लिए, z बराबर ये है, तो आपको सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट है माइनस प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट है माइनस प्लस, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस थीटा होती है, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स y/x, तो पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के √3, तो पाई माइनस tan इनवर्स और व्हाट इज द 1/√3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 1/√3 कब आता है हमारे पास पाई माइनस π/6 पर, तो दिस इज द वैल्यू 5π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमको पता चल गई, आर हमको पता चल गया, तो हमें कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे कार्टेशियन फॉर्म में, हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था थोड़ा सा रिव्यू पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसका। अधिक जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मुख्य पूर्णांक होता है, वो -π से पाई के बीच में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे x इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y फॉर्म का होगा, मैं थोड़ा सा स्पेशल केस की स्टडी कर रहा हूं, ठीक है ना, x प्लस आयोटा y की फॉर्म का होगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो x की वैल्यू 0 हो जाए या y की वैल्यू 0 हो जाए। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमको क्या मिलता है आयोटा y, और या y की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमको क्या मिलता है x। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टडी करेंगे कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो। अच्छा, अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने ये प्योरली इमेजिनरी रियल नंबर और प्योरली रियल नंबर तो आपने बताया नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि प्योर विशुद्ध वास्तविक संख्या क्या होती है, विशुद्ध वास्तविक। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको स्टार मार्क करके, माना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, कोई सम्मिश्र संख्या है, तब यदि y बराबर 0 हो तो z को विशुद्ध वास्तविक संख्या कहा जाता है, विशुद्ध वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, विशुद्ध वास्तविक क्यों कहा, क्योंकि आपने क्या किया, y की वैल्यू को 0 कर दिया। जैसे ही हमारा y 0 हो गया तो हमारे पास z बराबर क्या आ गया, x आ गया, और x क्या होता था हमारे पास, रियल नंबर होता था, और y भी क्या होता था, रियल नंबर। मतलब जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो बचा कौन सा पार्ट हमारे पास, प्योर पार्ट बचा, वो भी कौन सा, रियल वाला। तो हम इसको बोलते हैं प्योर रियल पार्ट, है ना, प्योरली रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं, तब z को क्या बोला जाएगा, विशुद्ध वास्तविक संख्या बोला जाएगा। और जब आप x की वैल्यू को क्या कर दो, x की वैल्यू को 0 कर दो, क्या कर दो, x की वैल्यू को 0 कर दो, तब हमारे पास क्या बचेगा, z इज इक्वल टू आयोटा y, z
z इज इक्वल टू आयोटा y। तो हमारे पास z इज इक्वल टू आयोटा y बचेगा। तो कौन सा पार्ट है ये? इमेजिनरी पार्ट है, और प्योर पार्ट बचा हमारे पास इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट का कोई योगदान नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्योरली इमेजिनरी, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? विशुद्ध काल्पनिक। विशुद्ध काल्पनिक। तो देखिए इसको लिखता हूं मैं, देखिए, परंतु यदि x इज इक्वल टू 0 हो तो z को विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहा जाता है। विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्योरली इमेजिनरी क्या होगा? प्योरली रियल क्या होगा? अगर x 0 है तो प्योरली इमेजिनरी, y 0 है तो प्योरली रियल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तब तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या कह दिया कि भाई इसमें है तो थीटा, इसमें है तो पाई माइनस थीटा, इसमें है तो माइनस पाई माइनस थीटा, इसमें है तो माइनस थीटा। इस तरह से हम क्या दे सकते हैं? उसके कोणांक का प्रिंसिपल वैल्यू दे सकते हैं ना, थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। पर अगर हमारा थीटा यहां हुआ तो क्या होगा? अगर हमारा z यहां हुआ होगा तो क्या होगा? यहां होगा तो क्या होगा? यहां होगा तो क्या होगा? यहां होगा तो क्या होगा? या फिर अगर हमारा ये z अगर हमारा y एक्सिस पे हुआ तो क्या होगा? तो अब z के पास एक और पॉसिबिलिटी बची, या तो वो x एक्सिस पर होगा या फिर वो कहां होगा? y एक्सिस पे। मतलब चतुर्थांशों को छोड़कर वो कहां हो सकता है? वो या तो x एक्सिस पर होगा या y एक्सिस पर होगा। तो जब हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पर है, सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, अगर ये x एक्सिस पर है तो डेफिनेटली y की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? इसमें 0 होनी पड़ेगी। यानी कि x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 0। मतलब z इज इक्वल टू हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? विशुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है। और जब z की वैल्यू हमारे पास y एक्सिस पर होगी, मतलब यहां होगी, तो डेफिनेटली x को 0 होना पड़ेगा। और जब डेफिनेटली x 0 होगा तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बन जाएगा? z इज इक्वल टू आयोटा y। और इसको हम कहेंगे विशुद्ध काल्पनिक, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसका जो कोणांक है वो क्या होगा? कोणांक क्या होगा? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखते हैं। तो या तो वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, या तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या फिर अभी मैं फॉर्मूला बताता हूं। देखिए, अगर आपका z पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है, कहां है भाई? पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में आपका z पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 0 एंगल बनाया, क्योंकि वो x एक्सिस पर ही है। यानी कि अगर आपके पास z बराबर x टाइप का कोई नंबर हुआ, मतलब किस तरह का नंबर हुआ भाई? z बराबर x जो नंबर होगा वो डेफिनेटली x एक्सिस पर होगा, है ना। तो यहां पर केस डालता हूं मैं, केस फर्स्ट, जब z विशुद्ध वास्तविक हो, अर्थात z x एक्सिस पर हो, सही है। विशुद्ध वास्तविक होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, कौन सा पार्ट बचेगा? रियल पार्ट बचेगा। और रियल पार्ट के लिए उसको कहां आना पड़ेगा? या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर या नेगेटिव एक्सिस पर आने पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब एक्स एक्सिस पर होगा तो क्या होगा? समझिए, जब एक्स एक्सिस पर होगा तो क्या होगा? 2 केस बनेंगे वहां पर भी। कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। तो पहला केस क्या है? हो सकता है कि आपका जो पॉइंट हो वो यहां कहां हो। अगर वो यहां हुआ, अगर वो इधर हुआ, z अगर आपका यहां हुआ, तो आर्गुमेंट ऑफ z मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब कोणांक ऑफ z, तीनों एक ही चीज है। यानी कि कोणांक ऑफ z कितना होगा? बताओ, कोणांक क्या होता है? x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण धनात्मक दिशा में। तो कितना हो गया कोणांक हमारा? इसका ऑटोमेटिकली 0 हो गया। कितना हो गया कोणांक? 0 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? x जब आपका z किधर हो? नेगेटिव डायरेक्शन में हो। अब बताओ ये कितना एंगल बनाएगा? देखो
एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाना है तो कितने डिग्री का एंगल बनाया भाई इसने? 180 डिग्री का एंगल बनाया। कितने डिग्री का एंगल बना दिया इसने? 180 डिग्री का। तो दूसरे केस में आपके पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होगा वो कितना होगा? पाई होगा, मतलब 180 डिग्री। तो हमको बात समझ में आती है कि अगर कोई नंबर विशुद्ध वास्तविक है तो उसका एंगल या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? पाई होगा। चलो बताओ, 3 लाख करोड़ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं है क्या? 3 लाख करोड़ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 लाख करोड़ प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है? विशुद्ध वास्तविक। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फिर ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का कोण बनाएगा? हमेशा 0। तो कोणांक कितना गया? 0। इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ना कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि सर इसको हम कैसे निकालें। चलो बताओ, z बराबर 7 विशुद्ध वास्तविक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो बताओ थीटा कितना? सर 0। एक्स जेड इज इक्वल टू -7 किधर बनेगा? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो थीटा कितना? पाई। यानी कि इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि अगर आपके पास जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो 0 बनाएगा कोण, और नेगेटिव नंबर है तो क्या बनाएगा? पाई बनाएगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, देख लो। तो रिजल्ट हम इसको ऐसे बना सकते हैं। रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z। अच्छा, z अगर हमारा विशुद्ध वास्तविक होगा तो किस तरह का होगा? z इज इक्वल टू a टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? z इज इक्वल टू, क्योंकि उसमें जो रियल पार्ट ही बचेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ z बोल दो या एम्पलीट्यूड ऑफ a बोल दो, तो देखो दो स्थितियां बनेंगी। अगर a पॉजिटिव हुआ और a नेगेटिव हुआ, अगर a पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? a पॉजिटिव रहा होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। और a अगर हमारा नेगेटिव रहा होगा तो किधर आएगा? वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो ऑटोमेटिकली एंगल कितना बनाएगा? दिस इज द रिजल्ट। ओके, हालांकि मैं कह सकता था कि ये हमारे पास एक रिजल्ट है, ऐसा वैसा ऐसा होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे केस की बात करते हैं कि जब हमारा जो z है वो विशुद्ध, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि विशुद्ध वास्तविक क्या होता है? z बराबर x प्लस आयोटा y कोई नंबर है, जब y 0 हो जाता है, मतलब काल्पनिक पार्ट 0 हो जाता है। एक होता है दूध और एक होता है प्योर दूध, है ना। प्योर दूध क्या होता है? जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो इसी तरह से प्योर रियल क्या होता है? प्योर रियल नंबर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? जब इसमें मिलावट, मतलब काल्पनिक भाग को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। तो कौन सा पार्ट बचता है? विशुद्ध वास्तविक। और जब वास्तविक भाग को हटा दिया जाए तो कौन सा पार्ट बचता है? विशुद्ध काल्पनिक। तो प्योर काल्पनिक, प्योर वास्तविक, है ना, प्योरली रियल नंबर। अब देखो दूसरे केस की बात करते हैं हम। जब हमारे पास जो हमारा x होगा वो कैसा होगा? केस सेकंड। जब हमारा x कैसा होगा? जब z विशुद्ध काल्पनिक हो, विशुद्ध काल्पनिक हो। तो जब हमारा z विशुद्ध काल्पनिक होगा तो वो इस फॉर्म का होगा, अर्थात जब z विशुद्ध काल्पनिक होगा तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऊपर वाले एक्सिस पे होगा, मतलब या तो वो पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा। नहीं, एक बात समझ में देखिए, z बराबर x प्लस आयोटा y है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वो कैसा है? प्योरली इमेजिनरी, है ना, प्योर इमेजिनरी है ना। तो प्योर इमेजिनरी है तो इसको हटा दो, क्या बचा? y बचा, यानी कि y कहां मिलेगा? y एक्सिस पर ही तो मिलेगा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या तो यहां होगा या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां होगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जब ऊपर होगा तो क्या हरकत करेगा, नीचे होगा तो क्या हरकत करेगा। समझना, हमने कहा था, यहां लिख देता हूं मैं, दैट इज अर्थात जब z y एक्सिस पर हो, y एक्सिस मतलब इधर इट इज पॉजिटिव इधर इट इज नेगेटिव, है ना, कहीं भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, तो यहां पर भी मैं एक रिजल्ट बनाने जा रहा हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ
एम्पलीट्यूड ऑफ जेड दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ए आयोटा, है ना, कंफ्यूज मत होइए, इसको आप एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि जेड बराबर होता है ए प्लस बी आयोटा, है ना। अब आप कहोगे सर आपने ए क्यों लिखा, अरे रियल पार्ट खत्म हुआ है तो इमेजनरी पार्ट बचा है तो ए आयोटा तो आएगा ना, कि जेड बराबर ए प्लस आयोटा, इसको लिख दो ना बी प्लस ए आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट खत्म हो गया तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, ए आयोटा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालो या एम्पलीट्यूड ऑफ ए आयोटा निकालो, बात एक ही है। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगर मेरा ए यानी कि पॉजिटिव हुआ और ए नेगेटिव हुआ तो क्या हरकत होगी, बताओ। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो देखो बन गया ना कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बन गया, नहीं बना। हमने क्या कहा था कि जो ये हमारा होता है ना एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई के बीच में होता है ना, ऐसा लिया जाता है इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा 90 डिग्री, तो समझिए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 90 डिग्री, यानी कि जब आपका ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होने का मतलब है, ए पॉजिटिव होने का मतलब है ए की वैल्यू सपोज 3 ली तो कितना हो गया 3 आयोटा, तो 3 आयोटा कहां प्लॉट होगा, 3 आयोटा का मतलब 0 प्लस 3 आयोटा यानी कि 0,3, मतलब एक्स एक्सिस पर तो 0 चले और वाई पर कितना चल गए 3, तो वो पॉइंट यहां प्लॉट होगा। नारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो तो यहां पर कितना एंगल हो गया, जब हम ए को क्या ले लेंगे पॉजिटिव, तो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, दैट इज π/2, ओके। और जब हमारे पास कोई नंबर नेगेटिव रहा होगा, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू -5 ले ली, तो क्या बनेगा यहाँ पर नंबर हमारा z = -5 आयोटा बनेगा, है ना, क्योंकि z क्या है हमारे पास, z क्या है हमारे पास a आयोटा है, तो z क्या बनेगा, z बनेगा -5 आयोटा, दैट इज z बनेगा हमारा 0 -5 आयोटा। ये कहां प्लॉट हो रहा होगा 0, -5 पर, मतलब x पर कितना चले 0 और y पर कितना चले -5, तो इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। तो ये कितना एंगल बना रहा है भाई, ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है माइनस का π/2। जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव, यानी कि -π/2, ठीक है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात इतनी सी है, ये जो इतनी माथाफोड़ी की ना, ये सिर्फ इसके लिए की है कि हम आसानी से बता सकें, देखते ही बता सकें कि भाई इसका तो ये होगा एम्पलीट्यूड, है ना। अगर कोई नंबर आपके पास, अगर कोई नंबर आपको दे दे कि बताओ रे भाई 7 आयोटा, तो उसमें वो फॉर्मूले नहीं लगाने, आर का मान निकाला, थीटा के लिए tan इनवर्स y/x निकाला, फलाना ढिकामा वो निकाला, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट सबसे पहले डिसाइड करो 7 आयोटा क्या है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या है जहां पर 7 आयोटा ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में बनेगा या नेगेटिव पार्ट में बनेगा, y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में बनेगा नेगेटिव पार्ट में बनेगा, सर पॉजिटिव पार्ट में बनेगा, तो पॉजिटिव पार्ट में बना दो तो 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, क्यों गम में हो, ठीक है। पूछ लिया माइनस का 10 आयोटा कहां बनेगा, सर नीचे बनेगा माइनस का 10 आयोटा, तो एंगल कितना हो गया सर माइनस का 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ द इट इज कंसिडर इन क्लॉकवाइज, सो इट इज नेगेटिव, ओके स्टूडेंट्स। अब मैंने आपसे पूछ लिया बताओ 100 का मतलब 100, 100 के लिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 100। अब कि कोई तो सोच रहा होगा कि सर z बराबर 100 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, अरे होता है भैया, z = 100 प्लस आयोटा 0 लिख दे, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। बट कैसा नंबर है ये, प्योर रियल है ना, तो प्योर रियल है हमारे पास, इसलिए ये कहां होगा, या तो उधर होगा या इधर होगा। z इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उधर होगा। अब जब आपका नंबर 100 इधर है तो x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाया इसने, 0 कोण बनाया, तो कितना एंगल आ गया भाई 0 हो गया, आ गया। चलो -100 होता तो इधर होता तो घूम के इधर जाना पड़ता, समझ गए। तो अगर आपके पास प्योर इमेजनरी है और प्योरली रियल है तो आप आसानी से बता सकते हो कि एंगल क्या होगा। प्योर रियल है तो या तो 0 होगा या पाई होगा। 0 कब होगा, जब आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
और पाई कब होगा, जब आप एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी तरह प्योरली इमेजनरी में क्या होगा आपके पास, प्योर इमेजनरी में क्या होगा, जब आप ऊपर की तरफ होंगे यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बनेगा आपके पास, 90 डिग्री बनेगा, और नीचे हो गया तो -90 डिग्री। दैट्स ऑल, इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।